तो हेलो गाइस, वेलकम टुडे 4 ऑफ अ मशीन लर्निंग सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में एंड उस डेटा से हमें डील कैसे करना है मशीन लर्निंग के अंदर, वो हम सीखेंगे। तो आज जो है आपको अच्छे से आ जाएगा कि हाँ, डेटा में आपको क्या क्या चीजें समझनी होती है, क्या क्या आपको फर्स्ट स्टेप्स लेने होते हैं मशीन लर्निंग का प्रोग्राम लिखने से पहले। देन हम समझेंगे मिसिंग वैल्यूज एंड आउटलायर्स को कैसे हैंडल किया जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग में। सो ये बहुत ज्यादा आपके लिए ना आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज आप जो है आज फोकस करना अच्छे से। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हो सीरीज को। डे 3 तक आपने देख लिया होगा तो आपने हर चीज इंस्टॉल भी कर ली होगी, अपना फर्स्ट एमएल कोड भी लिख लिया होगा। अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज प्लीज सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट टू एंड आपको कंप्लीट मशीन लर्निंग जो है वो समझ में आ जाएगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मशीन लर्निंग डे 4 कोर्स। So the first thing which we have to see today is understanding data। इसका मतलब क्या, हमें जो है डेटा से डील करना होता है। ये मैं आपको फर्स्ट डे से समझा रही हूँ कि मशीन लर्निंग अगर आप कर रहे हो, मशीन लर्निंग अगर आप सीख रहे हो तो डेटा को आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा ही है जिसके मतलब ऊपर हमारा पूरा मशीन लर्निंग जो है ना, हमारा मॉडल वर्क करता है। सो डेटा को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो डेटा हमें मिल गया है, हम डायरेक्टली उसको अपने प्रोग्राम में नहीं डाल सकते, डायरेक्टली अपने मॉडल को ट्रेन उससे नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान में रखो। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास डेटा है, मॉडल में डालना है, ट्रेन करना है एंड टेस्ट कर लेना है, सिंपल एज दैट। नहीं, इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं होता है। तो हमें क्या करना है ना, डेटा को सबसे पहले समझना है, जिसमें बहुत टाइम जाता है। एंड ये पूरा का पूरा वीडियो उसी पे है, तो आपको लेंथ देख के ही समझ में आ गया होगा कि हाँ, डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हैंडल करना। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डे से ये समझा रही हूँ कि जो डेटा है ना, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो जो डेटा है वो क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बैकबोन है हमारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो डेटा है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में खुद से छोटा सा डेटा बनाया था, छोटा सा डेटा सेट बनाया था एंड उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन किया था, है ना। तो वैसे ही हमारे पास कैगल हो जाता है, हमारे पास यूसीएल वगैरह हो जाते हैं, जिनसे हम डेटा ले सकते हैं। अभी अगर सिंपल सी बात करें तो देखो, हमें डेटा को जो है कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ना, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि देखो जो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो रोज एंड कॉलम्स जो मैंने बोला है, आपको एक्सेल शीट याद आ गई होगी, स्प्रेडशीट याद आ गई होगी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो एसक्यूएल टेबल्स वगैरह। ठीक है, तो इनमें क्या होता है ना, जो डेटा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमैटिक वे के अंदर अरेंज्ड होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यस ये जो कॉलम है ये पर्टिकुलर इस चीज के लिए है, दूसरा कॉलम इस चीज के लिए है एंड वट एवर मे बी द फीचर्स और लेबल्स इन दैट। सो हमें क्या लगता है ना, हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमारा पूरा डेटा बताना क्या चाह रहा है। पूरा डेटा सेट जो है अगर हम मॉडल को देंगे तो मॉडल हमारा बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब ये है कि आपका जो डेटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। मे बी कोई रिव्यूज हो जाते हैं, कोई ईमेल्स हो जाते हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया, या फिर इमेजेस फॉर्मेट में भी हो सकता है, लाइक फोटोज हो गए, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो एक्सरेज होते हैं ना मेडिकल स्कैन में, तो वो एक्सरेज का पूरा आपके पास डेटा सेट है। इसका मतलब इमेजेस ही है, राइट। उसके बाद वीडियोज भी हो सकते हैं, ऑडियो फाइल्स भी हो सकती है। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसमें हमें समझना ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम एमएल सीख रहे हैं उसमें हमें स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर फोकस करना है। स्ट्रक्चर डेटा ही हमें मिलना चाहिए, तभी हम मॉडल को हमारे अल्गोरिदम से ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि मशीन लर्निंग में हमें पता है कि अल्गोरिदम्स ही जो है जो काम करती है, मे बी क्लासिफिकेशन, मे बी रिग्रेशन, है ना। तो ये सभी हमारे पास अल्गोरिदम्स होती हैं। तो एमएल अगर हम सीख रहे हैं तो हमें स्ट्रक्चर डेटा पे फोकस करना है। अब जब हमारी मशीन लर्निंग सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी तब हम देखेंगे डीप लर्निंग को। तो जो डीप लर्निंग होता है ना, उसके अंदर आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का यूज करते हो। तो जो डीप लर्निंग है यही बेसिकली एक्सेल करता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो तब हम क्या सीखेंगे, डीप लर्निंग के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कंसीडर करेंगे। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम मशीन लर्निंग के फॉर्मेट में आ जाए तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी कि हाँ, हैंडलिंग
हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज क्या होता है। अभी हमने डेटा के बारे में समझ लिया। अभी लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा सा डेटा सेट है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई कॉलम में कोई ना कोई रो जो है वो मिसिंग है, कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। तो ये मिसिंग होना ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ कोई ना कोई डेटा सेट ऐसा होगा। मोस्ट ऑफ द डेटा सेट ऐसे ही होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिसिंग होती है। एंड अगर हमने वैसा ही पूरा डेटा सेट अपने मॉडल को दे दिया तो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे मॉडल को जो है ना करेक्ट परफॉर्म करना। हमें लगता है कि हमने मॉडल ट्रेन कर लिया एंड एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे वो मॉडल फेल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो मिसिंग वैल्यूज है ना वो पूरे डेटा सेट को खराब कर देती है। तो हमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होता है उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा होता है वो कौन सा होता है। तो देखो ये तो बेसिक है, आपको इतना ज्यादा इस पे फोकस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो हैंडल करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एज द पार्ट ऑफ सिलेबस मैं इसको आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ मिसिंग डेटा क्या होते हैं। तो देखो एमसीएआर का फुल फॉर्म होता है मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। इसका मतलब है नो पैटर्न टू द मिसिंग डेटा। देखो सपोज ऐसा करो कि आपके पास एक मशीन है, ठीक है, लेट से आपके पास कोई सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, एंड वो आपने यूज किया है अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एंड आपके पास उसका डेटा सेट है। लेकिन एट द एंड जाके जहां पर आपको मेजर करना था डेटा, तो वहां पर क्या हो गया, आपका मॉडल या जो थर्मामीटर था आपका वो ये खराब हो गया। सेंसर मैं बात कर रही थी, सॉरी। तो जो सेंसर था वो आपका वो सेंसर खराब हो गया। तो आप क्या करोगे? मतलब वो सेंसर ही खराब हो गया ना, तो मतलब अब जो आपको डेटा कलेक्ट करना था वो आप पे डेटा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन डेटा सेट में तो वो डेटा होगा ही कि हाँ इसके आगे डेटा क्या है, इसके आगे डेटा क्या है। तो इसका मतलब जो इस डेटा के जहाँ पर हमें कलेक्ट करना था डेटा, जहाँ पे हमारा सेंसर खराब हो गया, उसके आगे तो नन रहेगा ना, कोई मिसिंग वैल्यूज ही रहेंगी ऑफ कोर्स, है ना। तो ऐसा डेटा सेट भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेंसर मैल फंक्शन, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी मिसिंग वैल्यूज है कंप्लीटली उसी जगहों पर। लाइक लेट से कोई भी एबीसी कंट्री है जहाँ पर आप गए थे सेंसर लेके एंड आप टेम्परेचर मेजर करने गए थे, लेकिन वहां पर आपका जो डेटा जो आपका सेंसर है वो खराब हो गया, तो वहां का डेटा आप नहीं ले पाए, तो वो डेटा आपका मिसिंग वैल्यूज के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा जो होता है मिसिंग डेटा, उसको एमसीएआर के अंदर हम कंसीडर करते हैं, यानी मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। उसके बाद होता है एमएआर, यानी कि मिसिंग एट रैंडम। मिसिंग एट रैंडम मतलब मिसिंग डेटा डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, इनकम मिसिंग ओनली फॉर द सर्टेन रीजन्स। यानी कि लेट्स से कि हम ना लेट से एशिया है हमारे पास, एंड हम सारी कंट्रीज का क्या कर रहे हैं ना, इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है वो मतलब अपने डेटा सेट के अंदर ले रहे हैं। तो जो हम एवरेज इनकम ले रहे हैं बेसिकली, तो क्या है ना, हमने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से तो एवरेज इनकम ले ली, लेकिन कोई XYZ एक सिटी है जो कि जिसका डेटा हम नहीं ले पाए। कोई भी रीजन हो सकता है, ओके, नो वैलिड रीजन फॉर सच थिंग्स। लेकिन एक पर्टिकुलर कंट्री ऐसी थी, रीजन ऐसा था जहां पर हमें इनकम जो है नहीं मिली। मे बी कोई रीजन हो सकता है, कोई भी मैल फंक्शन हो सकती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, उस वक्त हम ये बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर सिटी या ये पर्टिकुलर कंट्री का डेटा मिसिंग है। तो ये क्या है, मिसिंग एट रैंडम के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये है MAR, मिसिंग एट रैंडम। फिर है MNAR, यानी कि मिसिंग नॉट एट रैंडम। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम हाई फाई लोगों की बात करें जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं बेसिकली, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना इनकम जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं वो अपना इनकम नहीं डिस्क्लोज करते हैं। तो ये उनके ऊपर है, वो चाहते हैं कि मैं अपना डेटा नहीं दूं। इसका मतलब क्या है, ये मिसिंग नॉट एट रैंडम के केस में आ जाता है कि हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं इस वक्त, या फिर हम कोई ऐसी मतलब मैल फंक्शन वाली चीज नहीं बोल रहे हैं। जो डेटा जिसका हमें लेना है वो ही डेटा नहीं दे रहा है, ठीक है। हम उसके अग्रीमेंट के बिना नहीं दे सकते, राइट, डेटा। तो वो डेटा अगर नहीं दे रहे हैं खुद से, तो ये किस कैटेगरी में आता है, डेटा MNAR के कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ डेटा से डील कर रहे हैं, उसमें हमें कोई टाइप ऑफ डेटा नहीं बताना होता है। फिर भी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है MCAR, MAR और MNAR, ये 3 टाइप्स के मिसिंग डेटा होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटेजीज टू हैंडल मिसिंग डेटा, ये इंपॉर्टेंट है कि हम उस मिसिंग डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है ड्रॉप मिसिंग डेटा। ड्रॉप मिसिंग डेटा का मतलब क्या, देखो लेट से ये आपके पास डेटा सेट है, ठीक है, ये डेटा सेट है, ये आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है, लेट से, चलो दोनों भी कॉलम 3 बोल दिए, नो इश्यू। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो एन ए ये क्या है आपका, ये है मिसिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे कि ये मिसिंग डेटा वैल्यूज है, अब इनको क्या करें, है ना। तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि जो भी रो के अंदर मिसिंग डेटा है उस रो को आप क्या कर दो, उस रो को आप ड्रॉप कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो मतलब ये क्या है ना, ये ऐसा नहीं है कि आप हर केस में कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर बहुत सारे डेटा है एंड बहुत सारी जगहों पर आपको ये एन ए नजर आ रहा है, मिसिंग डेटा नजर आ रहा है, तो आप हर जगह ड्रॉप नहीं कर सकते, आप फिर आपका डेटा सेट ही क्या बचेगा, राइट। तो देखो एक कंडीशन होती है जो कि फॉलो करना जरूरी होती है, कौन सी कंडीशन, देखो अगर आपका डेटा जो है वो बहुत नेग्लिजिबल सा है, नेग्लिजिबल सा है का मतलब क्या, बहुत ज्यादा कम है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि लेस देन 5% है जो आपका कंप्लीट डेटा सेट है, उसमें अगर लेस देन 5% आपका डेटा 100% में से अगर मतलब मिसिंग वैल्यू दिखा रहा है, तो ठीक है, आप अगर उतना कम डेटा है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन आपका अगर 5% से ज्यादा है, 10% से ज्यादा है, तो आप उस पूरे डेटा को डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम्स थे, 5 में से 2 कॉलम्स हैं, यहाँ रोज है बेसिकली, जिनके अंदर हमें मिसिंग डेटा दिख रहा है, तो हमने क्या कर दिया, उनको रिमूव कर दिया, एंड हमारे डेटा में सिर्फ ADE ही बचा, है ना, हमारे डेटा में सिर्फ ADE ही बचा। तो इससे क्या होता है ना, आपका जो कंप्लीट डेटा वाले रोज हैं वो हमें मिल गए, तो ये जो डेटा सेट है ये हमारे लिए परफेक्ट वर्क करेगा, रेदर देन जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज है एंड जिसके वजह से हमारा डेटा सेट खराब हो रहा है। तो ये सबसे पहले स्ट्रैटेजी होती है ड्रॉप करना, ठीक है, मिसिंग डेटा वाले रोज या कॉलम को आप ड्रॉप कर दो। सेकेंड चीज होती है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब क्या, देखो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये है, लेट से ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम 1 है, तो इसका जो आप अब मीन निकालोगे, मीन का मतलब क्या होता है, आप प्लस करते हो एंड देन डिवाइड कर देते हो टोटल नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स हैं, लाइक 92 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी ये एक्स, लेट से आप एक्स कंसीडर कर सकते हो, तो जो मीन आएगा ना हमारा, जो एवरेज आएगा इस पूरे कॉलम का, उससे हम ये मिसिंग डेटा को रिप्लेस कर देंगे। तो जितने भी आपके होंगे ना, जो न्यूमेरिकल बेसिकली डेटा होता है उसके अंदर हम मीन निकाल सकते हैं, एंड मीन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डेटा को पुट कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, विदाउट आउटलायर्स होना चाहिए। आउटलायर्स का मतलब जो है वो हम आगे अभी देखने ही वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आउटलायर्स मतलब ये कि आपका जो डेटा है, आपका बहुत सारा डेटा सेट है जिसमें आपको वैल्यूज 1 से लेके 5 के बीच में ही मिल रही है, लेकिन एक दो वैल्यूज ऐसे मिल रही है, लाइक 1000 है या फिर 2000 है, तो आपका जो मतलब ना 99% ऑफ डेटा था वो तो क्या था, 1 से 5 के बीच में था, तो ये 1% डेटा ये क्यों इतना हाई जा रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में या मेजरमेंट में। तो इसीलिए उनको हम क्या करते हैं, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे, मीन से। सो ये होता है, मीन हम कब यूज करते हैं या फिर मीन हम कब निकालते हैं एंड रिप्लेस कर देते हैं हमारे मिसिंग डेटा से, तब हम रिप्लेस कर सकते हैं जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा हो और उसके अंदर आउटलायर्स ना हो, ठीक है, आउटलायर्स ना हो। लेट से अगर 1 से 5 तक मैं बोल रही हूँ, तो पूरा डेटा सेट में मेरे पास 1 से 5 के बीच में ही मेरी वैल्यूज है, उसमें कोई भी आउटलायर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मीन से रिप्लेस कर देते हैं हमारी मिसिंग वैल्यूज को। सेकेंड चीज होती है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन भी हम निकाल सकते हैं, एंड देखो हम जब नमपाई हमारी लाइब्रेरी को यूज करते हैं ना, तो हमें मीन, मीडियन, मोड, इन सब के लिए पूरा डेटा मतलब पूरा ऐसे प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे पास वो भी प्रोग्राम्स थे, लेकिन फिर भी वो मैंने यहाँ पे नहीं रखे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड आपके लिए जो है ना वो बढ़ जाएगी टॉपिक्स। आपको सिंपल यूज करना है नमपाई लाइब्रेरी को, एंड डायरेक्टली आप मीन निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मोड निकाल सकते हो। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, रेदर देन आप उसके न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाओ, ठीक है। तो मैं आपको बस उतना ही बता रही हूँ जितना आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखो मीन क्या है, मीन मैंने आपको अभी बताया, न्यूमेरिकल डेटा में हम यूज करते हैं मीन को जब आपके पास आउटलायर्स नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी आउटलायर्स भी होते हैं एंड उनको हम हैंडल भी करेंगे अभी आगे आने वाले
कुछ मिनट में। तो देखो जैसे मैंने बोला आउटलायर्स अगर होंगे हमारे न्यूमेरिकल डेटा के अंदर तब हम उसको मीडियन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है ये भी हम आगे जाके समझेंगे, सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई होप आपको समझ रहा है। एंड देन मोड हम यूज करते हैं फॉर कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा का मतलब क्या कि देखो हर डेटा न्यूमेरिकल हो ये जरूरी नहीं है, कोई कोई डेटा ऐसा भी हो सकता है जिसमें नेम्स हो, लेबल्स हो। लेट्स से कि आपके पास कलर्स है, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, मे बी लाइक दिस। तो ये कई हम नंबर से डिनोट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाम ही है ना, रेड, ग्रीन, येलो। तो ये कौन से टाइप का डेटा हो गया? ये कैटेगोरिकल टाइप का डेटा हो गया। आई होप आपको समझ रहा है कि देखो जो ग्रुप्स होते हैं या लेबल्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं, लाइक आप ऐसे बोल रहे हो कि फ्रूट्स के नाम होंगे, या फिर आपके पास डेटा सेट फ्रूट्स का होगा जिसमें फ्रूट्स के नाम्स लिखे हैं, है ना। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ डेटा होता है जिसमें नंबर्स या न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। तो उस केस में हम अगर रिप्लेस करना चाहे मिसिंग वैल्यूज को तो हम मोड से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये इम्प्यूटेशन वाला भी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थर्ड चीज है एडवांस्ड मेथड्स। एडवांस्ड मेथड में हम क्या करते हैं ना, हम मशीन लर्निंग मॉडल को ही यूज कर लेते हैं टू प्रेडिक्ट दोज मिसिंग वैल्यूज। यानी कि इसमें अच्छा सा हमने अपना दिमाग यूज कर लिया कि चलो वही जिसमें पैटर्न है ना हमारे पास, यानी कि देखो यही वाला देख लेते एग्जांपल। हमारे पास ये 3 रोज हैं, है ना, और यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, तो हम इन्हीं का यूज करके इनकी मिसिंग वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये भी होता है, ये एडवांस्ड मेथड्स में हम यूज करते हैं, यानी कि मशीन लर्निंग मॉडल को ही हम लगा देते हैं एंड मिसिंग वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर देते हैं, जो कि डेटा सेट है हमारा उसके पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। सो ये थे आपके 3 स्ट्रैटेजीज जिनसे हम मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स कोड एंड हम देखते हैं कि हाँ कैसे हम मिसिंग डेटा को जो है ना हैंडल करते हैं अपने कोड के अंदर। तो आई होप कि आपने भी एक जुपिटर नोटबुक बना ली होगी, अपने फोल्डर बना लिया होगा एंड उसमें आपने डे 3 का जो है वो कंटेंट कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे न्यू कर लेती हूँ। अब देखो आपको पाइथन 3 कर्नल आएगा, आप इस पे क्लिक कर देना अगर आपका ये वाला कर्नल अच्छे से चल रहा है। जस्ट फॉर माई सेक मैंने न्यू कर्नल यहाँ पे बना लिया है। आप यहाँ पे क्या करोगे, जस्ट अगर ये आ रहा है ना वापस से आपको, तो आप सिंपल क्या कर लेना, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप आ जाओगे अपने इधर, ठीक है, एंड इसके अंदर आके ओपन इन टर्मिनल करो अगर आपको वो वाला एरर आ रहा है तो। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, पिप इंस्टॉल IPY कर्नल, ठीक है, एंड आप इसको इंस्टॉल होने दोगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाओगे एंड आप लिखोगे जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो दूसरी जुपिटर नोटबुक है वो ओपन हो जाएगी, जो कि कर्नल के साथ ओपन होगी, ठीक है। मैं इस वाली को डिलीट कर देती हूँ, यस। अब ये जो है मेरे पास ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे न्यू एंड मैं न्यू कर्नल यहाँ पे कर रही हूँ बेसिकली, एंड मेरे पास मेरी न्यू नोटबुक जो है आ गई। यहाँ पे मैं इसका टाइटल दे देती हूँ डे 4, ठीक है, एंड रीनेम कर दिया मैंने इसको। सो आई होप कि आपने इतना तो अब आप कर ही सकते होगे, ठीक है। आप अच्छे से जो है अपना अब जुपिटर नोटबुक के साथ डील कर पा रहे होगे, आई होप सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम जो है ना, अब हमें डील करना है हमारे डेटा के साथ। तो ठीक है, सिर्फ डेटा से डील करना है तो सिर्फ हम एक ही लाइब्रेरी को यहाँ पे लेने वाले हैं, जो कि है मेरी पैंडास, ठीक है, जो कि है हम एज PD लेते हैं इसको, ठीक है। क्यों मैंने इंपोर्ट की पैंडास लाइब्रेरी, लास्ट भी मैंने वीडियो में बताया है, क्योंकि हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं ना, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमें पैंडास लाइब्रेरी से डील करना होगा, ठीक है। तो चलिए शिफ्ट एंटर कर दो, ये जो है मेरा रन हो गया ये सेल, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस वक्त भी मैं डेटा बनाऊंगी खुद से, ठीक है। इसका मतलब हम अभी भी डेटा सेट को इंपोर्ट नहीं करेंगे, जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तब हम इंपोर्ट करेंगे। अभी मुझे सिंपल आपको समझाना है कि हाँ अगर डेटा मिसिंग है तो क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब चीजें मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। तो मैं डेटा जो है खुद से यहाँ पे बना लेती हूँ। एंड सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, डेटा खुद ही लिख देती हूँ, ताकि आपको जो है ना टाइम आपका कंज्यूम ना हो। सो लेट्स वेट। यहाँ पर मैंने जो है अपना सैंपल डेटा सेट बना लिया है, जिसमें मेरे पास है नेम, एज और सिटी, ठीक है। अब आपने ध्यान दे दिया होगा कि नेम के अभी देखो ये भी ध्यान दो कि यस जो हम डेटा सेट बनाते हैं वो डिक्शनरी के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये की होती है, ये आपकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि नेम की है, उसके अंदर मेरे पास वैल्यूज है सई, जय, डेविड, विराट, नन, ठीक है, यानी कि एक जो वैल्यू है वो मेरे पास मिसिंग है। एज के अंदर मैं देखूं तो यस मेरे पास एक वैल्यू मिसिंग है। सिटी के अंदर भी मेरे पास एक वैल्यू जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं। मैं शिफ्ट एंटर करके इसको रन कर देती हूँ नाउ।
अब जैसे कि pandas लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है, तो सबसे पहले हमें डेटा सेट अगर हमने बना लिया है, हमें इसको क्रिएट करना होगा डेटा फ्रेम को, ताकि हम जो है अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में उस डेटा को कन्वर्ट कर दें। तो जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, df इज इक्वल टू pd डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगी डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर हम पास कर देंगे डेटा को जो हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। एंड सिंपल यहाँ पे मैं अब प्रिंट करवा दूंगी उस डेटा को। एंड ये जो है मेरा ओरिजिनल डेटा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, ओरिजिनल डेटा, सिंपल। एंड इसके बाद दे देते हैं स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में हमारे पास डेटा आए। एंड इसके बाद मैं पास कर देती हूँ डीएफ को, एंड शिफ्ट एंटर करेंगे तो मेरे पास मेरा डेटा आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो जहाँ पे नन लिखा है मैंने, वहां पे मेरे पास क्या आया है, देखो नन नन आया है। एंड जहाँ पे देखो न्यूमेरिकल है, वहां पे NAN आया है, ठीक है। तो आप ये भी जो है समझ सकते हो, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो हमने क्या कर लिया, डेटा फ्रेम भी अब क्रिएट कर लिया। स्टेप 1 जो है हमारा डेटा सेट क्रिएट करना मिसिंग वैल्यूज के साथ, एंड उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर देना, ये स्टेप 1 हमारा होता है। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे उन रोज को जिनके पास क्या है, मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है। ड्रॉप वाला कंडीशन मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी फर्स्ट हमने देखी थी ड्रॉप वाली ना, तो ड्रॉप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे डीएफ, एंड उसके बाद आपको ड्रॉप्ड, लेट से मैं यहाँ पे ड्रॉप्ड के लिए एक वेरिएबल ही बना देती हूँ। एंड इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीएफ डॉट एंड ड्रॉप एनए आप लिखोगे, सिंपल, ठीक है। ये ड्रॉप एनए क्या करता है ना, ये ड्रॉप कर देता है उन रोज को जहां पर एटलीस्ट एक वैल्यू भी मिसिंग है, ठीक है। एटलीस्ट एक भी वैल्यू मिसिंग होगी तो वो उसको ड्रॉप कर देगा। एंड उसको मैंने स्टोर करवा दिया df अंडरस्कोर ड्रॉप इस वेरिएबल में, ठीक है। नाउ अब मैं प्रिंट करवा देती हूँ, ठीक है। एंड स्लैश एन करके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आफ्टर ड्रॉपिंग डेटा आफ्टर ड्रॉपिंग मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। एंड स्लैश एन देके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। एंड सिंपल अब हमें क्या करना है ना, इसके बाद मैं पास कर देती हूँ किसको, डीएफ ड्रॉप्ड को, ठीक है। डीएफ ड्रॉप्ड, शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखो मेरे पास वो वैल्यूज आ गई जो कि कंप्लीट थी। यानी कि मेरे पास देखो सही और जय का सही का डेटा है मेरे पास, जय के अंदर भी एक मिसिंग है तो वो भी ड्रॉप हो गया। डेविड के पास जो है सिटी मिसिंग है तो वो भी ड्रॉप हो गया। विराट कंप्लीट है ना, एज भी है सिटी भी है तो वो हमारे पास आ गया। एंड यहाँ पे जो है नेम ही मिसिंग है, जो भी कोलकाता में रहने वाले हैं, एंड उनका भी जो है एक भी अगर मिसिंग है तो वो जो रो है हमारी वो पूरी ड्रॉप हो गई है। सो आई होप आपको समझ में आया कि हम ड्रॉप कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने उस डेटा सेट को डिस्प्ले करवा दिया। सो आई होप कि आपको अब क्लियर है कि आप फर्स्ट स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करोगे। एंड मैं आपको वापस से बता दूं, ये वाली स्ट्रैटेजी कब आपको यूज करनी है, जब आपका पूरे डेटा सेट में लेस देन 5% ऑफ डेटा के अंदर ही आपकी मिसिंग वैल्यूज हो, तभी जो है आप ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना, ठीक है। नाउ अब हम स्टेप 3 करते हैं, जिसके अंदर अब हम इम्प्यूटेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया, स्ट्रैटेजी 1 हमने परफॉर्म की। नाउ लेट्स डू फॉर स्ट्रैटेजी 2, जिसमें हम कर रहे हैं इम्प्यूटेशन, ठीक है। अब इम्प्यूटेशन करने के लिए हम मिसिंग वैल्यूज, जैसे कि अब मेरे पास है एज, ठीक है, उसके बाद है मेरे पास सिटी, तो इसके लिए हम इम्प्यूट कैसे कर सकते हैं। तो मेरी जो एज है, एज मुझे बताओ क्या है, न्यूमेरिकल डेटा ही है, राइट। तो न्यूमेरिकल डेटा है तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी मीन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई आउटलायर्स वाला सिस्टम नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल मैं यूज करूंगी अपना मीन को यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सिंपल अगर मैं करूँ यहाँ पे डीएफ, एंड यहाँ पे मैं दे दूं एज, ठीक है। जैसे कि एज मैंने ऐसे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद डॉट आप लिखोगे फिल एन ए, ठीक है। यहाँ पे या इसका मतलब क्या है, आप फिल करने वाले हो, जहाँ पे नन है ना वहां पे आपको फिल करना है ना उसको, इसीलिए ये वाला फंक्शन यूज होता है, मेथड यूज होता है फिल एन ए वाला। इसके अंदर आप लिखोगे क्या, डीएफ, और क्या आपको फिल करवाना है, आपको फिल करवाना है एज जो है ना, आपको एज, यहाँ पे मैं एज लिखती हूँ। एज का जो मीन है, पूरे एज जो कॉलम है आपके पास, उसका जो मीन होगा वो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करवा देना है, ठीक है। अब मैं सिंपल ये लिखूंगी ना तो मेरे जो है ना फिल तो हो जाएगा, लेकिन मेरे ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर चेंजेस नहीं होंगे। मेरा ओरिजिनल डेटा सेट यही रहेगा जो मैं दे रही हूँ। लेट से मैं आपको पहले प्रिंट करवा के ही दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया है ना, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या, लेट से मैं यहाँ पे पहले स्लैश एन ही देते हैं जुपिटर नोटबुक में, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट लेट्स मेक अ लाइन ओवर हियर, एंड देन आप क्या कर लो, ओके यस, डायरेक्टली आप प्रिंट भी करवा सकते हो। सिंपल मैं यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करवा दूं, या फिर
यस, डीएफ को ही प्रिंट करवाती हूँ। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास डेटा में मीन तो आया ही नहीं, है ना, मेरे पास नहीं आया मीन, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे इन प्लेस नहीं किया उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ इन प्लेस इक्वल टू एंड यहाँ पे लिख दूं ट्रू, ठीक है, एंड अब शिफ्ट एंटर करूं, तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या आ गया, एरर आया, द वैल्यू इज ट्राइंग टू बी सेट ऑन अ कॉपी ऑफ अ डेटा फ्रेम और सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एज है, एज के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गया, 32.25 यहाँ पे आ गया, है ना। इसका मतलब क्या, देखो मेरा पहले जो था यहाँ पे पूरा एज कॉलम आप देखो, ठीक है, एरर पे फोकस मत करो, वो एरर नहीं है, एक सिंपल आपको जस्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप अगर ये वाला डेटा देखो, यहाँ पे क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं, यहाँ पे देखो 25 के बाद यहाँ पे नन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिप्लेस हो गया ये हमारे मीन से, ठीक है, रिप्लेस हो गया ना मीन से। तो यही होता है, हमने अभी सिर्फ एज को ही करा, राइट, तो सिंपल ये हुआ। अभी ये ना एक्चुअल हम यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाते हैं, सिंपल जो है ना इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे हमें सिंपल यही याद रखना है, आपको इतना आपको करना है क्या, सिंपल आप वो जो एज आपको करना है, बेसिकली आपने वो रो ले ली, ठीक है, या कॉलम आप कह लो, ठीक है, उसके बाद फिल करना है आपको, किससे फिल करना है आपको, यहाँ पे उस मीन से, जो आपके एज के अंदर जो मीन है बेसिकली उससे आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आप अगर इन प्लेस ट्रू कर दोगे तो आपको जो है यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका जो मीन डेटा है वो प्रिंट बेसिकली ओरिजिनल डेटा के अंदर जाके चेंज कर दिया है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें डील करना है हमारे सिटी के साथ, ठीक है, तो हम इम्प्यूट करेंगे उन मिसिंग वैल्यूज को फॉर सिटी। अब मुझे बताओ सिटी के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, सिटी के अंदर है मुंबई, दिल्ली, नन, ठीक है, चेन्नई, कोलकाता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, क्या, मोड वाला ऑप्शन। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कब आपको क्या चीज यूज करनी है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सेम मैं चीजें लिखूंगी, आई थिंक मैं इसको ही कॉपी कर लेती हूँ, या फिर जाने तो लिख लेते हैं, डी एफ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, सिटी, ठीक है, मेरे पास है सिटी। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे फिल करवाना है, फिल एन ए, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आएगा डी एफ एंड यहाँ पे मैं दे दूंगी क्या, सिटी का मोड, है ना। तो यहाँ पे आप क्या दोगे, मोड दोगे, यहाँ पे आ गया मोड, लाइक दिस। अब देखो मोड क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं तो मोड बहुत सिंपल है समझने के लिए। आपकी जो भी वैल्यूज है यहाँ पे, लेट से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, इनमें से जो सबसे ज्यादा टाइम्स अकर होगा ना वही आपके मतलब यहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे नन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है ना, अगर 2 बार भी कोई होता, लेट से 2 बार भी दिल्ली होता, तो मेरा जो मोड है वो दिल्ली बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुंबई फर्स्ट है, तो हमेशा याद रखो जहां पर डिफरेंट होंगी सारी की सारी वैल्यूज, वहां पे जो आपका फर्स्ट होगा ना वही आपका मोड बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको लिखना है। अब अब जो मोड होते हैं ना वो मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है दिल्ली 2 बार आया तो मुंबई भी 2 बार आ गया, तो उस केस में मैं क्या करूंगी ना, दिल्ली 2 बार है, मुंबई 2 बार है, तो जो पहला मेरा 2 बार आया है मैं उसको मोड कंसीडर करूंगी। तो उसके लिए मोड में मुझे लिखना होता है क्या, यहाँ पे मोड लिखा मैंने, एंड यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है 0। इससे क्या होगा ना, मेरी जो फर्स्ट मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होगी वो ये मेरी मोड बन जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद मैं इन प्लेस कर दूंगी इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अब मैं इन प्लेस क्यों कर रही हूँ ये आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे चाहो तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा सकती हूँ, यहाँ पे डी एफ को शिफ्ट एंटर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिटी में क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास नन कहाँ पे था, यहाँ पे नन था आपका इधर, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, सबकी सब सेम है, मतलब सबके सब आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि अपने हिसाब से वो डिफरेंट है, लाइक मुंबई अलग है, दिल्ली अलग है, चेन्नई अलग है, कोलकाता अलग है। तो हम कोई भी एक वैल्यू जो है हमारा डेटा सेट क्या कर लेगा, उस नन की जगह पे प्लेस कर देगा। सो आई होप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। सो ये था सिंपल जिसमें आप डेटा फ्रेम में ऐसे कर सकते हो, एंड चाहो तो आप यहाँ पे से ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको निकाल सकते हो बेसिकली, एंड यहाँ पे आप शिफ्ट एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्या, सिटी के लिए इम्प्यूटेशन, ठीक है। एंड वैसे ही हम मोड से कर देंगे किसके लिए, अब देखो नेम के लिए तो हम इम्प्यूट कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि नेम तो कुछ भी हो सकता है ना, हम नेम तो नहीं डिसाइड मतलब क्या कहते हैं, हमारा जो नेम है वो एज या सिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेसिकली। तो नेम तो हर किसी का अलग हो सकता है, उसमें कोई पैटर्न तो फॉलो नहीं होता है, तो इसलिए हम नेम को रहने देंगे। एज को तो हमने कर लिया, एज को कंसीडर कर लिया। अब हमारा जो यहाँ पे सिटी है उसको भी हमने कंसीडर कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मैं प्रिंट करवा देती हूँ, जैसे अभी मैंने प्रिंट करवाया आपका डेटा,
तो ये क्या था, ये हमारा था डेटा इम्प्यूटेशन के बाद, डेटा आफ्टर इम्प्यूटेशन, ठीक है, सिंपल यहाँ पे। तो इम्प्यूटेशन कैसे करना है वो भी जो है ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सो जस्ट यहाँ पे स्लैश एन दे देंगे एंड यहाँ पे पास कर देंगे किसको, डीएफ को, ठीक है, सिंपल। एंड शिफ्ट एंटर करूंगी तो मेरा पास डेटा आ गया जो कि आफ्टर इम्प्यूटेशन आया, जिसमें सिर्फ एक ही वैल्यू, देखो अब जो नन है वो सिर्फ मेरे नेम के अंदर है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेरा एज के अंदर भी मैंने क्या किया, मीन को यूज किया एंड मीन से मेरा जो नन था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, सिंपल। आप मैं और जूम करूँ तो यहाँ पे देखो सिटी के अंदर भी जो है मेरा जो एक नन था उसको मैंने रिप्लेस करवा दिया, जो भी आपका हो उससे, है ना। फर्स्ट मतलब आपके पास जो भी होगा वो आपके पास आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सब अलग ही थे। अब अगर हम कोई एक भी एक्स्ट्रा ऐसे रख लें जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो, तो उससे आपका जो है ना सिटी वो रिप्लेस हो जाती है, लेकिन ठीक है हमारे डेटा सेट में सब डिफरेंट थे। सो दैट इज द थिंग। सो आई होप आपको समझ में आया है कि हाँ ड्रॉप कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो जो ड्रॉप वाला मैंने सीन आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने इन प्लेस ट्रू नहीं किया, नहीं तो फिर मेरा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें भी चेंजेस हो जाते। इन प्लेस ट्रू का मतलब यही है कि ओरिजिनल डेटा के अंदर चेंजेस होना, ठीक है, सिंपल एज दैट। सो आई होप आपको डेटा हैंडलिंग जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको डेटा को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग एंड आई होप आपको क्लियर है कि आपको इम्प्यूटेशन कैसे करना है, आपको ड्रॉप कैसे करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू। सो कोड जो है हमने अच्छे से कर लिया है। नाउ वी हैव टू हैंडल द आउटलायर्स। अब आउटलायर्स क्या होते हैं, पहले आउटलायर्स को हम समझते हैं। देखो आउटलायर्स जो है वो डेटा पॉइंट्स होते हैं दैट सिग्निफिकेंटली डेविएट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा सेट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा जो डेटा सेट है, लेट से मेरा जो डेटा सेट है वो है नर्सरी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। नर्सरी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे, उनका है एंड उनकी जो एज है बेसिकली वो लाइक ऐसे समझ लो आप 2 से लेके 4 के बीच में, ठीक है, 2 से लेके 4 या मैक्स चलो 5 ले लेते हैं, 2 से लेके 5 के बीच में है नर्सरी स्टूडेंट्स की एज। अब हमें क्या करना है, उनका मेरे पास पूरा डेटा सेट है, लेकिन ना मेरे पास पूरा डेटा तो है, लेकिन एक दो जगह मुझे ऐसे दिख रहा है कि एज जो है वो या तो 20 है या तो 30 है या 40 है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। तो ये तो मतलब साफ सी बात है कि इतना बड़ा आदमी या इतने बड़े लोग तो नहीं बैठेंगे नर्सरी क्लास में, सही बात है ना। तो यही सिंपल एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हो कि ये जो डेटा है ये मतलब कुछ तो मिस्टेक हुई है, या तो डेटा कलेक्ट करने में या कंप्यूट करने में, कुछ भी केस हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन जो डेटा है वो ये गलत है ना। तो ये जो है हमने यहाँ पे समझ लिया कि ये क्या है, हमारे डेटा सेट के आउटलायर्स हैं। आउटलायर्स का मतलब कि मतलब हमारे डेटा सेट की जो वैल्यूज है, यानी कि जो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो लोअर और अपर बाउंड है, उसके बीच में ये है ही नहीं, ये हमारे डेटा सेट के बाहर है ये वैल्यूज, इसका मतलब ये आउटलायर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आउटलायर्स को जो है हमें हैंडल करना होता है हमारे डेटा सेट में। सो दीज एक्सट्रीम वैल्यूज कैन डिस्टॉर्ट एनालिसिस, अफेक्ट समरी स्टैटिस्टिक्स एंड रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। अगर हमने आउटलायर्स को ऐसे ही रहने दिया हमारे डेटा सेट में एंड अपने मॉडल को अगर हम उस डेटा सेट से ट्रेन कर रहे होंगे, तो हमारा जो मॉडल है वो हमें करेक्ट जो है ना आंसर या टेस्ट नहीं देगा, हमारे टेस्ट में वो फेल हो जाएगा। एंड अगर आंसर भी देगा तो बहुत खराब उसका एनालिसिस होगा, क्यों, क्योंकि आउटलायर्स जो है बहुत खराब कर देते हैं हमारे डेटा सेट को एंड मॉडल गलत ट्रेन होता है उससे। ये होते हैं आउटलायर्स। कौन से कॉजेज होते हैं, देखो आउटलायर्स क्यों क्यों आते हैं, तो डेटा एंट्री एरर्स हो सकता है कि किसी को 2 लिखना हो कंप्यूटेशन में, जहाँ पे नर्सरी के 2 लिखना हो एज, लेकिन उसने एक 0 डाल दिया 20 हो गया, है ना, 4 लिखना हो 40 हो गया, तो कोई भी एरर हो सकता है। डेटा एंट्री एरर्स भी हो सकते हैं, मेजरमेंट एरर्स भी हो सकते हैं, जिससे आप मेजर कर रहे हो बेसिकली वही एरर मतलब हो सकता है, एरर प्रोन हो सकता है। नेचुरल डिविएशंस भी हो सकते हैं, यानी कि रेयर और एक्सट्रीम केसेस में, सच एज एबनॉर्मली हाई इनकम्स और अनयूजुअली टॉल। यानी कि देखो बहुत सिंपल है आउटलायर्स को समझना, आपने अगर मेरे एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया होगा तो। ये जस्ट कॉजेज हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं डिटेक्टिंग आउटलायर्स, ठीक है। तो आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स होती हैं। फर्स्ट तो है विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, विजुअलाइजेशन का मतलब कि आपके पास जो है ना कुछ ग्राफ्स आ जाएंगे,
करेंगे कुछ टाइप्स के। ये फर्स्ट है आपके पास, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट, ठीक है, जिसको हम अब भी जो कोड करेंगे उसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स प्लॉट है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ आउटलायर्स प्रेजेंट है या नहीं। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये जो ऊपर है ये आपका लोअर बाउंड है, या फिर ये लोअर बाउंड है, ये ऊपर वाला अपर बाउंड है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आपका डेटा नहीं है, कहीं और आपको यहाँ पे कहीं डेटा दिख रहा है, यहाँ पे कहीं डेटा दिख रहा है, यहाँ पे कहीं डेटा दिख रहा है, इसका मतलब वो आउटलायर है, ठीक है, जिसको हम अभी देखेंगे अपना अभी जो कोड लिखने वाले हैं इसमें। तो फर्स्ट आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक जो होती है वो होती है ये बॉक्स प्लॉट। सेकेंड है आपके पास स्कैटर प्लॉट्स, ठीक है। स्कैटर प्लॉट्स में हमारे पास हाईलाइट हो जाता है अनयूजुअल डेटा जो भी प्रेजेंट होगा, तो वो 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हमारे पास आ जाता है, ओके। उसके बाद थर्ड होता है हिस्टोग्राम्स, हम इसको बोलते हैं। तो हिस्टोग्राम्स के अंदर आपके जो भी एनोमलीज होंगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ग्राफ के फॉर्मेट में हमें नजर आ रहा है ना, तो कोई कुछ ज्यादा ही नीचे है जो नॉर्मल एवरेज है आपका, या फिर कुछ ज्यादा ही ऊपर है, तो वो आपके आउटलायर्स कंसीडर किए जाते हैं। तो ये 3 टेक्निक्स हैं, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट्स और हिस्टोग्राम्स, जिनसे हम क्या करते हैं डिटेक्ट कर पाते हैं हमारे आउटलायर्स को अपने डेटा सेट के अंदर। अब सेकेंड चीज होती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यहाँ पे विजुअलाइजेशन एक टेक्निक हो गई डिटेक्ट करने की आउटलायर्स। सेकेंड टेक्निक होती है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जिसको हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको अच्छे से समझो, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है आपको स्टार्टिंग में, लेकिन बहुत सिंपल है। ये क्या है, इंटरकोटाइल रेंज हम मतलब ना फाइंड करते हैं। अब इंटरकोटाइल रेंज क्या होती है, IQR, इसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एंड ये क्या मेजर करता है, स्प्रेड ऑफ द मिडल 50% ऑफ डेटा। इसका मतलब देखो आपके पास ये पूरा का पूरा 100% ऑफ डेटा है, जो एकदम सेंटर से जाता है वो आपका मीडियन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 25%, 25 मतलब 100 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 25 25 25। तो जो IQR होता है वो क्या मेजर करता है, आपके बीच का 50%। यहाँ का 25% छोड़ दो, यहाँ का 25% छोड़ दो, जो बीच का होगा ना 50%, उसको ये मेजर करता है। कौन मेजर करता है, IQR, इंटरकोटाइल रेंज, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ये आपकी Q1 होती है, ये Q1 और Q3 को आपको कंसीडर करना है, जिसमें से एक लोअर बाउंड होगा और एक अपर बाउंड होगा, ठीक है। और जो बीच का Q2 है वो तो आपका मीडियन होगा। तो ये जो बीच की स्पेस है ये आपकी इंटरकोटाइल रेंज होती है। समझ में आई मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट देखो इंटरकोटाइल रेंज, यहाँ पे ये आपका बॉक्स प्लॉट है, पूरा का पूरा बॉक्स प्लॉट है, ठीक है। इतना डीप में आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। देखो ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, इंटरकोटाइल रेंज है। ये आपका वो 25% है जो कि यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ना ये आपका वो 25% है जो यहाँ पे था। समझ में आ गई बात। और ये जो बीच का वो 50% है जो कि हमें मेजर करना है, जो कि IQR रेंज है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये Q1 है, ये Q3 है, और बीच में मैंने आपको बोला था जो Q2 था वो क्या है, मीडियन है। अब ये जो Q1 से पहले यहाँ पे जो आपकी ये रेंज खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो है ये आपका लोअर फेंस है, या फिर आप ऐसे कह दो कि ये लोअर बाउंड है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका अपर बाउंड है, ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा आपका ये इनसे बाहर नजर आए, यानी कि देखो ये जो है ना ये आपकी बाउंड्रीज है, इनके अंदर आपका जो डेटा है वो आपका परफेक्ट बॉक्स प्लॉट के अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ये आउटलायर है, यानी कि इसके बाहर है, ठीक है, हमारे जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बाहर है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, आउटलायर्स हो जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इससे। अब देखो ऐसे हमारे पास बॉक्स प्लॉट नजर आता है। तो देखो ये जो है आपका Q1 है और ये आपका Q3 है, ठीक है। तो हमें जो है बॉक्स प्लॉट में ये वाली जो है देखो यहाँ पे जो है ना ये सिंपल, समझ में आ रही है मेरी बात। ये जो है ना इसको हमें डिटेक्ट करना होता है, फाइंड करना होता है, ताकि ये बॉक्स प्लॉट बन सके। तो ये जो है बीच में ये तो Q1 है और ये तो Q3 है, लेकिन इसको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 1.5 IQR। जो लोअर बाउंड की तरफ होता है वहां पे माइनस होगा, जो अपर बाउंड की तरफ होता है वहां पे प्लस होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, Q1 माइनस 1.5 IQR एंड यहाँ पे Q3 प्लस 1.5 IQR। इसके बाहर जो होंगे वो आउटलायर्स होंगे, इसके बाहर जो होंगे वो आउटलायर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसा जो है हमें डिजाइन करना है। देखो ये आउटलायर्स के फॉर्मूले जो मैंने आपको अभी बताए, जो लोअर आउटलायर होगा उसके लिए फॉर्मूला है Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, और हायर के लिए Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। और जो रेंज होती है देखो वैल्यूज जो इसके आउटसाइड होंगे, देखो ये कुछ नहीं है, ये यही है, ठीक है। Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, यहाँ पे कॉमा है, और यहाँ पे है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। तो ये रेंज
रेंज है जिसके बाहर अगर वैल्यूज होंगी तो वो आउटलायर्स कंसीडर करी जाएंगी, ठीक है। जो इसके बाहर, इस बॉक्स के बाहर जो भी होंगी वैल्यूज उनको आउटलायर्स कंसीडर किया जाएगा। बाकी इसके अंदर जो है वो हमारा पूरे डेटा सेट की वैल्यूज है जो कि एक्चुअल वैल्यूज है, ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिकल मेथड्स में एक और होता है जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर क्या है, ये मेजर करता है हाउ फार अ डेटा पॉइंट इज फ्रॉम द मीन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जो हम मीन निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, हमारे पूरे डेटा सेट का एवरेज निकालते हैं। अगर उस एवरेज के बाहर है, कितना बाहर है वो हमारा जो डेटा पॉइंट है या फिर वो आउटलायर है वो हमारे डेटा पॉइंट से कितना बाहर है, वो हम जेड स्कोर से कैलकुलेट करते हैं। और ये थ्रेशोल्ड होता है वैल्यूज, मतलब जिनका जेड स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 3 है या फिर लेस देन -3 है, उनको कंसीडर किया जाता है आउटलायर, ठीक है। तो ये सिंपल होता है जेड स्कोर का। तो चलिए लेट्स कोड करते हैं हम किसको हैंडल करेंगे हम अपने आउटलायर्स को यूजिंग IQR। तो अभी जो मैंने आपको समझाया ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं और ये आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अपने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अंदर एंड लेट मी कम इनटू द होम एंड न्यू कर्नल। ओके चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डे 4 आउटलायर्स, ठीक है, आउटलायर्स, सिंपल। ओके अब हमें क्या करना है, इसको कोड करना है। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल है, पहले तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें इंपोर्ट करनी होती है लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, तो जैसे कि हमें पता है आउटलायर्स के अंदर हमें मीन भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अब हमें जो है ना आगे जाके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको भी बताया, यहाँ पे देखो ये जो परसेंट है ना इनको हम परसेंटाइल बोलेंगे, ठीक है। 100 में से ये परसेंटाइल निकलती है हमारी, 25 परसेंटाइल, 25 25 25। तो ये जो है हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये परसेंटाइल के लिए भी हम कोई फंक्शन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली नंपाई यहाँ पे लेंगे एंड नंपाई से क्या कर लेंगे, हम अपना कैलकुलेट कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ पहले तो नंपाई को, ठीक है, नंपाई एज NP, ठीक है, NP सिंपल। यहाँ पे उसके बाद मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ, जैसे कि हमें कि बॉक्स प्लॉट को जो है ना प्लॉट करना है बेसिकली। तो हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी होती है, मैटप्लॉटलिब होती है, जिसको आपको याद रखना है। अगर आप ग्राफ्स वगैरह बनाना है आपको, तो आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज करना होगा। pyplot करोगे एंड यहाँ पे एज PLT, ठीक है। तो ये दो लाइब्रेरीज है एंड शिफ्ट एंटर करके मैंने इस सेल को रन कर लिया। अब मैं एक ना एग्जाम्पल डेटा सेट ले रही हूँ जिसके अंदर एक आउटलायर हम रख लेंगे। तो लेट से मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लिस्ट ही बना लेते हैं उसकी, ठीक है। लेट से मेरे पास है यहाँ पे 10, फिर है 12, फिर है 14, फिर है 15, फिर है 16, फिर है 16, उसके बाद है मेरे पास 18 और उसके बाद है लेट से मेरे पास 50, ठीक है। तो आपको पता है इसमें से आउटलायर क्या है, मुझे बताओ इसमें से आउटलायर क्या है। तो साफ बात है ये 10 से लेके 18, या फिर ऐसे समझ सकते हैं 10 to 20 मोस्ट ऑफ द वैल्यूज है, लेकिन एक ही वैल्यू है जो कि 50 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक आउटलायर हो गया, ठीक है। इसको शिफ्ट एंटर करके रन कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, पहले तो इसको विजुअलाइज करूंगी यूजिंग द बॉक्स प्लॉट। तो कैसे करेंगे, हमारे पास PLT है हमारे पास ये मैटप्लॉटलिब के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी बॉक्स प्लॉट, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा डेटा, सिंपल। एंड इसके बाद मुझे इसके अंदर कुछ टाइटल देना है। लेट से उस टाइटल को मैं यहाँ पे दे रही हूँ जो कि है बॉक्स प्लॉट, ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर रहा है टू लिखते हैं टू डिटेक्ट आउटलायर्स, ठीक है। तो ये मेरा जो है टाइटल हो गया मेरे बॉक्स प्लॉट का। एंड इसके बाद आपको शो करवाना होगा, ठीक है, यहाँ पे शो लाइक दिस एंड शिफ्ट एंटर करूंगी ना तो मेरे पास देखो बॉक्स प्लॉट आ गया ये, ठीक है, ये बॉक्स प्लॉट आ गया। देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो, ये देखो 10 से लेके आप ऐसे समझो कि 20 है, हमें पता है कि रेंज क्या है 18 तक ही है हमारी वैल्यू। तो 10 से लेके 18 तक ही मेरे पास जो है यहाँ पे वैल्यू नजर आ रही है। और जो मिडल वैल्यू होगी जो कि यहाँ पे हम एवरेज इसकी निकालेंगे, ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, मीडियन है, ठीक है, क्या है, मीडियन। तो ये मीडियन आपकी एकदम सिंपल स्ट्रेट लाइन है जो कि 15 के ऊपर आई थिंक सो लाई कर रही है। तो ये क्या हो गया, मीडियन। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि 50 है, 50 के ऊपर हमें एक ऐसा
सर्कल नजर आ रहा है तो ये क्या है, ये आपका आउटलायर है, ठीक है। तो जो आपको ऐसा सर्कल नजर आया इसका मतलब वो आउटलायर है। तो हमने आउटलायर को तो डिटेक्ट कर लिया, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, हमने डिटेक्ट कर लिया, अब हम उसको IQR मेथड से डिटेक्ट करेंगे। तो IQR मेथड मैंने आपको समझाया था, उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है वो भी बताया था। तो Q1 और Q3 हमें फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। तो Q1 जो है वो 25% पे होगा, और जो Q3 है वो बताओ कौन से परसेंट पे, 25 25 25। तो ये 75% पे। इन सबको ऐड कर दो क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो Q1 अगर मुझे चाहिए तो वो 25% पे है, और Q3 मुझे चाहिए तो वो 75% पे है। तो मैं क्या कर लूंगी, पहले इसकी परसेंटाइल यहाँ पे निकाल लूंगी, ठीक है। तो Q1 मैं यहाँ पे निकालूंगी, Q1 विच इज इक्वल टू NP है मेरे नमपाई के लिए जो मैंने इसको रखा है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी परसेंटाइल, ठीक है। उसके बाद मैं दे दूंगी क्या, डेटा दे दूंगी जिसमें मैं पास कर दूंगी 25 को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा फर्स्ट क्वार्टाइल को, फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि 25th परसेंटाइल को, ठीक है। अब सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको, यहाँ पे मैं दे दूंगी Q3, ठीक है, NP डॉट परसेंटाइल, एंड यहाँ पे दे दूंगी मैं 75, ठीक है। अब ये क्या कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा थर्ड क्वार्टाइल को यानी कि 75th परसेंटाइल को। अब मुझे बताओ IQR को मैंने आपको क्या बताया था, IQR का फॉर्मूला, IQR इज इक्वल टू नथिंग बट Q3 माइनस Q1, है ना। देखो फिर से देखो, IQR यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये 25% है, ये यहाँ पे 75% है। तो मुझे क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR मतलब क्या, मिडल का 50%। तो मिडल का 50% ही मुझे चाहिए, तो मैं Q3 में से माइनस कर दूंगी Q1 को, तो मेरे पास मिडल का 50% डेटा आ जाएगा। तो इसीलिए IQR का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने IQR को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। सिंपल मैं शिफ्ट एंटर करके इसको भी रन कर लूंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें कैलकुलेट करना है लोअर और अपर बाउंड को, यानी कि ये जो है, ये देखो, ये है आपका लोअर बाउंड और ये है आपका अपर बाउंड। तो इस लोअर और अपर बाउंड को हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था, देखो ये फॉर्मूला, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR और Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR, बस ये लोअर बाउंड का फॉर्मूला है और ये अपर बाउंड का फॉर्मूला है, जो कि हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, लोअर बाउंड, ठीक है, विच इज इक्वल टू Q1, और क्या है, माइनस है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा 1.5 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय IQR, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। जस्ट इसको यहाँ पे अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड, एंड यहाँ पे आएगा आपका Q3 और यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ठीक है। सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया। ये आपका लोअर बाउंड कैलकुलेट कर देगा और ये आपका अपर बाउंड कैलकुलेट कर देगा। जो लोअर और अपर बाउंड के बाहर होंगे वो क्या होंगे, डेटा वैल्यूज, वो आउटलायर्स होंगे। समझ में आ गई बात। तो इसको भी शिफ्ट एंटर करके मैं कर दूंगी रन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करवाती हूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे लाइक दिस /n आउटलायर्स, ठीक है, आर वैल्यूज आउटसाइड द रेंज, ठीक है, आउटसाइड द रेंज। हमारे पास अब जो है ना रेंज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे रेंज क्या आएगी मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ लोअर बाउंड क्या है, ठीक है, लोअर बाउंड, एंड यहाँ पे जो है बीच में दे देते हैं 2, ठीक है, सिंपल, एंड यहाँ पे दे देंगे, पास कर देंगे किसको, अपर बाउंड को, ठीक है, अपर बाउंड, सिंपल। तो यहाँ पे अब जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास आ जाएगा 7 से लेके 23 तक लोअर बाउंड और अपर बाउंड मेरा आया है, ठीक है, 7 से लेके 3 तक आया है, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे बताओ कि आउटलायर्स कौन होंगे। आउटलायर्स वो होंगे जो कि इस रेंज से बाहर होंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ आउटलायर्स को सेट विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना हम लिखते हैं क्या, x जो है वो मेरा आउटलायर है, ठीक है, x फॉर x इन डेटा, अगर वो मेरे डेटा के अंदर है, ठीक है। कब होगी वो कंडीशन, देखो जब x जो है वो मेरा लेस देन क्या हो, लोअर बाउंड हो। समझ में आ रही है ना बात। अगर मेरे लोअर बाउंड से कम है तो वो आउटलायर होगा, या फिर और मैं लिखती हूँ अगर जो मेरा x है वो क्या है, ग्रेटर हुआ मेरे अपर बाउंड से, तो भी वो क्या होगा, आउटलायर होगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो देखो इतना हो गया सिंपल, इसको शिफ्ट एंटर करके मैंने रन कर दिया। अब आपको क्या करवाना है, प्रिंट करवा देना है, जो कि यहाँ पे हमें इस आउटलायर्स में मिल गए होंगे वो पॉइंट्स जो कि लोअर बाउंड से कम है और अपर बाउंड से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ डिटेक्टेड आउट
आउटलायर्स, ठीक है, डिटेक्टेड आउटलायर्स, एंड यहाँ पे पास कर देंगे आउटलायर जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किए, ठीक है। शिफ्ट एंटर कर दूंगी तो मेरे पास आ गई मेरी वैल्यू 50। समझ में आया हमने कैसे, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 50 जो है वो आउटलायर है, और हमें सिंपल देख के भी समझ में आ रहा है, लेकिन हमेशा डेटा सेट इतना छोटा होगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका डेटा सेट बहुत बड़ा होता है जिसमें आपको परफेक्ट वो आउटलायर मिल जाता है जो कि आपके रेंज से बाहर है, ठीक है। तो ये है वो आउटलायर, ठीक है, ये समझ में आ रही है ना बात। सो बस हमने सिंपल क्या किया, हमने Q1 Q3 को फाइंड आउट किया। परसेंटाइल के रेंज में Q1 25 परसेंटाइल पे आता है और Q3 जो है वो 75 परसेंटाइल पे आता है, और IQR मतलब कि जो मिडल की आपकी 50% होंगे वो, तो वो Q3 माइनस Q1 करेंगे, 75 माइनस 25 50 रेंज आ जाएगी आपकी। सो ये आपने इस फॉर्मूले से फाइंड कर लिया। लोअर बाउंड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो लगाया, अपर बाउंड का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया एंड लोअर और अपर बाउंड को। उसके बाद हमने आउटलायर्स के लिए सेट किया, जो x है वो हमारे डेटा के अंदर ही होना चाहिए। अगर x लेस देन लोअर बाउंड है या फिर x ग्रेटर देन अपर बाउंड है तो यहाँ पे हमारे पास आउटलायर्स आ जाएंगे, एंड डिटेक्टेड आउटलायर क्या आ गया, 50 आ गया, जो कि हमें पता था, एंड दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ये होता है, एंड देखो ये जो है फॉर्मूला, ये मैंने कैलकुलेट हमने जो किया है ना बेसिकली वो है, तो सिंपल आपके जो डेटा है उसके हिसाब से जो है आपका आता है आंसर, ठीक है। सो जस्ट आपको इतना याद रखना है, ये बॉक्स प्लॉट अब आप कभी नहीं भूलोगे अगर आपने मुझसे पढ़ लिया होगा एंड समझ लिया होगा कि क्या होता है। बीच की लाइन मीडियन होती है, ठीक है, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा जो मैंने आपको अच्छे से कोड करके दिखाया। आप भी प्लीज ट्राई करना ये आउटलायर्स का, ठीक है, एंड आप ट्राई करना अलग अलग डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कोई डेटा सेट ले लो एंड उसके अंदर एक आउटलायर यानी कि एक ऐसी वैल्यू डाल दो जो कि आपके पूरे डेटा सेट से अनयूजुअली दिखे, एंड उसके बाद आप उसको ऐसे जो है ना कैलकुलेट करो, एंड इससे आपको समझ में आ रहा है ना, ये देखो ये जो है आपका क्या है, आउटलायर है, एंड आप सेम चीजें लगाओ आपका आउटलायर्स मिल जाएंगे, ठीक है, डिटेक्टेड आउटलायर्स मिल जाएंगे। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या देखा वापस से देख लेते हैं। सो यस, हमने देखा डेटा के टाइप, स्ट्रक्चर्ड डेटा देखा हमने, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देखा। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है मैंने आपको बताया, जो कि एक्सेल शीट में हो, स्ट्रक्चर्ड हो, स्प्रेडशीट में हो, या फिर आपके एसक्यूएल टेबल्स में हो, वो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो कि टेक्स्ट में हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ईमेल्स वगैरह हो गए, या फिर ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स हो गई, ठीक है। तो ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज यानी कि MCAR MAR MNAR, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजीज ये इंपॉर्टेंट है टू हैंडल मिसिंग डेटा। फर्स्ट यानी कि ड्रॉप करना, तो ड्रॉप कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, ड्रॉप एन आप यूज करते हो एंड रिमूव कर देते हो, ठीक है, एंड मैंने आपको करके भी दिखाया कोड में कि आप ड्रॉप कैसे करोगे। एंड ड्रॉप सिंपल हम वही रो और कॉलम को करते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट एक भी वैल्यू जो है वो मिसिंग है। इम्प्यूटेशन मतलब क्या, कि हमारी जो मिसिंग वैल्यूज है उनके अंदर हम उस कॉलम का क्या कर देते हैं, जैसे कि अगर एज में कोई मिसिंग है तो हम पूरी एज का मीन निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं, एंड उसको उधर मिसिंग में पुट कर देते हैं। एंड मीन कब करेंगे हम, जहाँ पे आउटलायर्स नहीं होंगे वहां पे हम मीन को यूज करते हैं। मीडियन को हम वहां यूज करते हैं जहां पर आउटलायर्स होंगे, ठीक है। ये दोनों भी किसके लिए है, न्यूमेरिकल डेटा के लिए। लेकिन अगर आपका डेटा न्यूमेरिकल नहीं है तो आप मोड यूज करते हो, कैटेगोरिकल डेटा। मोड मतलब क्या, हाईएस्ट या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होगी वो आपकी मोड होगी, ठीक है। अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें रेड ग्रीन ब्लू ये सब है, ठीक है, तो जिसमें रेड अगर ज्यादा हो गया सपोज तो वो मोड बन गया क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो ये होता है मोड, एंड इसको बोलते हैं फॉर कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मीन मीडियन मोड ये कब आपको यूज करना है, कब आपको मिसिंग वैल्यूज के अंदर इनको जो है ना पुट करना है, ठीक है। सो ये होता है इम्प्यूटेशन के अंदर। उसके बाद आता है एडवांस्ड मोड्स। एडवांस मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली मशीन लर्निंग मॉडल को यूज कर लेते हैं एंड प्रेडिक्ट कर लेते हैं मिसिंग वैल्यूज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने कोड लिखा जिसमें हमने समझा, देखो मैं वापस से आपको वो कोड दिखा देती हूँ। यहाँ पे है हमारा वो कोड डे 3 वाला कोड, ठीक है, जिसमें हमने डेटा सेट बनाया, उसके अंदर नन वैल्यूज रखी, सिर्फ नेम को हमने प्रेडिक्ट नहीं किया क्योंकि नेम प्रेडिक्ट करना अच्छी बात नहीं है। एंड ओरिजिनल डेटा के अंदर हमने एज को प्रेडिक्ट कर लिया मीन से, एंड उसके बाद सिटी को प्रेडिक्ट कर लिया मोड से, ठीक है। एंड मीन और मोड को ही क्यों यूज किया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कोड किया, हमने आउटलायर्स को समझा, आउटलायर्स को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद हमने आउटलायर्स को समझा कि हाँ क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, कॉजेज ऑफ आउटलायर समझे। एंड देन हमने डिटेक्ट करने के लिए देखा
देखा कि विजुअलाइजेशन एक मेथड होता है जिसमें बॉक्स प्लॉट हमने समझ लिया, स्कैटर प्लॉट से भी हम कर सकते हैं, हम चाहें तो हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं जिनके अंदर हम IQR कैलकुलेट करते हैं, जो कि बहुत परफेक्टली हमें आउटलायर जो है डिटेक्ट करके दे देता है। जैसे हमने अपने कोड में भी देखा, परफेक्ट आउटलायर जो है हमें डिटेक्ट करके मिल गया। एंड देन ये होता है पूरा IQR। आउटलायर्स क्या होते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है जस्ट। एंड यस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर सेकंड आपका जेड स्कोर भी होता है, जिससे भी आप आउटलायर्स को डिटेक्ट कर सकते हो। एंड यस, वी रोट द कोड विच इसमें हमने हैंडल किया आउटलायर्स को यूजिंग IQR, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम आपके लिए और एडवांस टॉपिक्स में लेके आऊंगी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये सीरीज। तो प्लीज आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड आप इस विंटर जो है इस पर्टिकुलर पूरे मशीन लर्निंग को सीख सकते हो मेरे साथ। तो आप रोज जो है अपना टाइम निकालना, रोज मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली आपका 1 to 1.5 मंथ्स के बीच में आपका पूरा का पूरा मशीन लर्निंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका डेडिकेशन मुझे दिखेगा तो मैं रेगुलरली एक वीडियो जो है अपलोड करूंगी, नहीं तो फिर मैं भी अपना मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो आई डोंट लाइक टू डू दैट थिंग। तो ठीक है, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रही होंगी तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। को इम्प्रूवमेंट अगर आपको लग रही होगी, टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड मैं बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से आपको एक एक टॉपिक समझा रही हूँ, एकदम बेसिक से हम एडवांस तक उठ रहे हैं। आज भी आपने जो है डेटा को हैंडल करना सीख लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जो कि लोग कोड लिख रहे होते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि डेटा को भी हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने आज की है, कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने मेरे साथ दोनों भी कोड अच्छे से रन कर लिए होंगे तो। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड subscribe the channel now. And that's all for the day. Thanks for watching. Bye.